हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस और लिनियर अलजेब्रा गेट 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन को देखेंगे और मैं यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। जैसे एक पॉइंट से टोपोलॉजी का है, बहुत सारे हैं कि टोपोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, बट कभी कभी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है पॉइंट से टोपोलॉजी। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, तो अगर आप थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं, अगर कम टाइप टेकिंग में कुछ पॉइंटेड टोपोलॉजी का, जैसे 2020 में टोपोलॉजी से कुछ इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो डाला था टोपोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का, तो बोला भी था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल वीडियो डालने वाला हूँ, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। जो चैनल पे नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट वीडियो डाला हूँ थ्योरेटिकल, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर नेट गेट के भी क्वेश्चंस को डाला हूँ। और कुछ गेट के प्रीवियस ईयर बचे हुए हैं, तो अभी मैं गेट एग्जाम के पहले सारा डालूंगा, और साथ में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लाइक रियल एनालिसिस में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, और टोपोलॉजी से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट। आपको अगर कुछ डाउट होता है उस टाइप का टॉपिक, मेजर थ्योरी से मैं डाला हूँ, तो उस टाइप का कोई टॉपिक आपको डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि मेजर थ्योरी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो मैंने अपलोड किया है, और एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा लाइक टोपोलॉजी में सब स्पेस टोपोलॉजी से रिलेटेड, डिस्क्रीट टोपोलॉजी से रिलेटेड, डिस्क्रीट मैट्रिक का स्पेस, ये सब चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन होता है नंबर, तो एज ए रियल लाइन लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन लिया हो। सबसे पहले रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, नेट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यू एक सेट गिवन है जो आर स्क्वायर की वो सारे पॉइंट को कलेक्ट कर रहा है जो कि रेशनल नंबर से बिलोंग ना करे। मतलब क्या हो रहा है कि एक्स वाई आर स्क्वायर के वो सारे एलिमेंट आर स्क्वायर से हट जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं, जो कि दोनों रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो बोल रहा है तो ये यू इस टाइप का सेट है, भी जो सेट है वो सारा सेट का कलेक्शन है, उसमें आर स्क्वायर का वो सारे पॉइंट को कंटेन कर रहा है जो कि इस टाइप के एलिमेंट को बिलोंग ना, कंटेन ना करे। लाइक आप देख सकते हैं ऐसे, यू जो है आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई टाइप का एलिमेंट, जहां पे एक्स वाई जो है दोनों क्यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इक्विलिडियन मैट्रिक आर स्क्वायर, इक्विलिडियन मैट्रिक का मतलब हो गया कि यूजुअल मैट्रिक का स्पेस, जैसे आप आर में चेक करते हैं, रियल लाइन में क्लोज, ओपन, करेक्टेड, जो भी डिफिनेशन पढ़ते हैं, यूजुअल इक्विलिडियन का मतलब वही हुआ यहाँ पे। और तो इसमें जो रिलेशन बताना है आंसर में यू और भी में, कि यू और भी क्या है, डिसकनेक्टेड है, यू इज डिसकनेक्टेड, भी इज कनेक्टेड, यू इज कनेक्टेड, भी इज डिसकनेक्टेड, बोथ यू एंड भी आर कनेक्टेड, इस टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं सिंपली ये क्वेश्चन, ये क्या हो गया, कॉन्टेबल हो गया, एक्स भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, वाई भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस कॉन्टेबल। ये चीज मैंने एक बार डिस्कस भी किया है कि आर एन माइनस ए, जहां पे ए क्या हो, कॉन्टेबल सेट हो, ठीक है, और एन ग्रेटर देन वन हो, तो ये सेट क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आर एन एन से, एन जो है वन से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट जो रिमूव हो रहा है वो कॉन्टेबल है, क्योंकि कॉन्टेबल फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टेबल सेट कॉन्टेबल होता है। तो यहाँ दो कार्टेजियन प्रोडक्ट लिया गया है, दोनों कॉन्टेबल, क्यू रेशनल नंबर कॉन्टेबल होता है, उससे बिलोंग कर रहा है, तो ये कॉन्टेबल है। तो कॉन्टेबल सेट को आर स्क्वायर से हटा रहे, रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ओके, तो आर स्क्वायर माइनस ए कनेक्टेड। अब भी में आते हैं, तो यू तो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। भी में देखते हैं, भी क्या है, भी को ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, या फिर आप दूसरा अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मेथड देखते हैं। जैसे कि आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लेन है,
इसमें कौन सा सेट को हटाना है, रिमूव करना है। एक्स वाई आर स्क्वायर कोई एलिमेंट जो एक्स पॉजिटिव हो और वाई इज इक्वल टू 1/x हो। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। और x पॉजिटिव लेना, x नेगेटिव वाला पार्ट लेना नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो अब बताइए कि इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो ये जो रीजन है पूरा आर स्क्वायर का रीजन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये रीजन और एक ये रीजन, तो ब्रेक हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली क्या लग रहा है आपको कि ये जो है कनेक्टेड नहीं है। ज्योमेट्रिकली ये क्या हो रहा है कि इसको हटाने से ये दो रीजन में ब्रेक हो जा रहा है, दोनों ओपन सेट है। ऐसे भी डिस्कनेक्टेड किस सेट को बोलते हैं, अगर ए यूनियन बी में लिख सके और ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, ओपन नॉन इम्पटी डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। तो इसको ही तो बोलते हैं क्या, डिस्कनेक्टेड का एक डिफिनेशन होता है यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस में, नॉर्मल डिफिनेशन रियल लाइन टोपोलॉजी में, ठीक है। जहां यहाँ पे ये हो जाए तो बोलते हैं डिस्कनेक्ट, तो ऐसे भी डिस्कनेक्टेड हो गया। या फिर और अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं आप अगर कोई फंक्शन ले ले, ठीक है, कंटिन्यूअस कोई फंक्शन ले ले, कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनेशन से लगा के चेक कर सकते हैं आप, कंटिन्यूअस कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड में मैप करता है। तो ये जो है सेट जो है कनेक्टेड को कनेक्टेड में मैप नहीं करेगा। तो इस तरह से भी देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, U इज कनेक्टेड बट V इज डिसकनेक्टेड, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है सिंपल इनफॉर्म कन्वर्जेंट का सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इनफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैं भी अपलोड कर चुका हूँ। तो जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन करने का मेरा मोटिव ये नहीं होता कि सिर्फ सॉल्यूशन, इसमें क्या लॉजिक लगाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने सारे इससे रिलेटेड रिजल्ट होते हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसका आपका जिसको यूज आप नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, अदर्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एफ एन जी एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसका डोमेन 0-1 क्लोज इंटरवल से आर में है। डिफाइंड जो है एफ एन एक्स एक्स टू द पावर एन है, जी एन एक्स ये है एक्स टू द पावर एन इंटू 1 - n। देन एफ एन कन्वर्जेंस uniformly but gn does not convergent uniformly, gn converges uniformly but fn does not, both fn and gn converges uniformly, neither fn nor gn converges uniformly। ओके, तो ये आपको सिंपली आपको इनफॉर्म कन्वर्जेंट कौन है नहीं है gn fn के बारे में चेक करना है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fn x x टू द पावर n, तो इसके बारे में आपको इस इंटरवल में चेक करना है, ठीक है। तो एक चीज तो ये होता है, नॉट इनफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए डायरेक्ट जो मेथड है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसको डायरेक्ट नॉट कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं। जो नेसेसरी कंडीशन होता है एक इनफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका जो लिमिट आएगा पॉइंट वाइज लिमिट, वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होता है। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। कब होगा, जब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तब, ठीक है। फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूं कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस हो और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, देन तब क्या इंप्लाई करता है कि इसके पॉइंट वाइज लिमिट जो होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। ये तो ये नेसेसरी कंडीशन टाइप का हो गया। अगर पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस नहीं होगा और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बोल देंगे कि ये इनफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और भी लॉजिक है कि एमएन टेस्ट हो गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अगर ये मेथड लगाते हैं, अगर ये मेथड नेसेसरी कंडीशन, यानी अगर ये एक साइड से बता रहा है, यानी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस होगा। पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस हो गया तो आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते इनफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा कि नहीं, क्योंकि नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तब आपको एमएन टेस्ट लगाना पड़ता है। तो शॉर्टकट मेथड है कि पहले आप ये वाला नेसेसरी कंडीशन की यूज करके चेक कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो बोल देंगे डायरेक्ट इनफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ये
हो जाता है पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस, तो आपको एवन टेस्ट पे आना पड़ेगा और फिर एवन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि ये 1 पे, 1 माइनस पे क्या होगा, 1 माइनस पे 1 से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे ये कन्वर्ज करेगा। 1 पे क्या करेगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो 1 माइनस और 1 पे दोनों पे इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या हो रही है, इक्वल नहीं आ रही है। तो पॉइंट वाइज लिमिट इक्वल नहीं आ रही है यानी कंटिन्यूअस नहीं है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड 1 पे 1 प्लस पे सब पे इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी बोलते हैं कि पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूअस है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। या फिर आप इसका एम एन टेस्ट भी लगा सकते हैं। सुप्रीमम वैल्यू निकालिएगा तो एम एन का वैल्यू एन टेस्ट टू इन्फिनिटी पे 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो एम एन टेस्ट से भी ये क्या होगा, इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है। बट वही चीज़ इसमें देखते हैं, ये पॉइंट वाइज लिमिट पॉइंट वाइज लिमिट इसके क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि 0 पे 0 आएगा, 1 पे भी 0 आएगा, ये जी एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम एन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो एम एन टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एम एन का मतलब क्या होता है, सूप ऑफ जी एन एक्स माइनस 0, इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू को एन टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक करना है कि 0 आ रही है कि नहीं। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये इनफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को इनफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका लगा निकालते हैं, सुप्रीमम निकालना है। तो बेसिक मेथड 12th में जो हम लोग पढ़ते हैं, डेरिवेटिव को 0 करते हैं जिस पे वैल्यू 0 आता है, और डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, उस पॉइंट पे सुप्रीमम देता है। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स एन, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस 1, यहाँ एन माइनस एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर एन कॉमन ले सकते हैं, एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक्स टू द पावर एन एन प्लस 1, तो ये कट जाएगा, एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गए, एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो एन अपॉन एन प्लस 1 पे ये डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इसी पे पॉइंट पे क्या होगा, इसका सुप्रीमम वैल्यू निकलेगा। तो इस पॉइंट को इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पुट कर देना और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, क्या आता है चेक करना है। तो ये क्या हो गया, एन अपॉन एन प्लस 1 टू द पावर एन 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन अपॉन एन प्लस 1 टू द पावर एन, ये अपॉन 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 पे टेस्ट कर जाएगा। तो यहाँ से एम एन टेस्ट से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाएगा जी एन एक्स। तो यू एन वी एन एफ एन एक्स क्या हो गया, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और जी एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बट एफ एन डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, एम एक 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है विद रियल इंटीजर, जहाँ पे पी एक्स इस तरह से है। पी एक्स आप समझ सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम है, तो पी एक्स नथिंग एल्स, ए जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, पी एक्स जो है ये दिया हुआ है, दो अगर आइगन वैल्यू है तो डिटरमिनेंट ऑफ 2i माइनस एम टाइप। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, एक डिटरमिनेंट टाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो p0 का वैल्यू बोल रहा है और गेट का क्वेश्चन है, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, p0 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ f, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ m इज रियल f, p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 0, p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 0।
एम इनवर्स इज नेसेसरी ए पोलिनोमियल इन एम ऑफ डिग्री 4 इफ एम इज इन्वर्टिबल। फोर्थ ऑप्शन है एफ इज नॉट इन्वर्टिबल इफ एम स्क्वायर माइनस टू एम इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। तो P0 आप निकालो। P0 क्या आएगा यहाँ से? P0 इज डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एम आएगा, और माइनस एम का डिटर्मिनेंट क्या होगा? -1 टू द पावर 5 जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है टू द इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो ये क्या आएगा? माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम होगा, बट ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ये बट आ रहा है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ये ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल इफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। अगर हम 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स इस तरह से ले लें, काउंटर एग्जांपल, जिससे कि एक आइगन वैल्यू हम कॉम्प्लेक्स ले लें, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है। तो मैं आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट हो। जैसे एम इनवर्स इज नेसेसरी पोलिनोमियल इन एम ऑफ डिग्री 4 इफ एम इज इन्वर्टिबल। आप जानते हो कि एम अगर इन्वर्टिबल हो, सी ऑप्शन के लिए एम इन्वर्टिबल हो, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 5 डिग्री का तो होगा ही, 5 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एंड एक कांस्टेंट टर्म भी होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होगा, तो जिसके थ्रू हम लोग एम इनवर्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? समथिंग M5 प्लस ए इज इक्वल टू 0 टाइप आएगा। तो एम इनवर्स अगर आप निकालते हो तो क्या होगा? एम इनवर्स दोनों तरफ लगाएगा तो M4 प्लस ए एम इनवर्स आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम इनवर्स कितने डिग्री का आएगा? 4 डिग्री का है। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट मैं अदर ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि अगर ए -1 एक आइगन वैल्यू ले लूँ, -2 ले लूँ, ठीक है, 3 ले लूँ, -3 और आई ले लूँ, ठीक है, और समथिंग 0 टाइप का ले लूँ, तो इसके एक आइगन वैल्यू आई है। यहाँ से अगर आप P1 निकालोगे तो P1 क्या आएगा? एक डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा, और डायगोनल मैट्रिक्स है, अदर 0 है इधर सब, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। P2 निकालेंगे तो भी 0 आएगा डिटरमिनेंट, तो P1 प्लस P2 0 आ जाएगा, P2 प्लस P3 भी 0 आ जाएगा यहाँ से इस मैट्रिक्स के लिए। बट इसका आइगन वैल्यू क्या है? सॉरी, यहाँ पे आपको रियल इंट्रीज लेना है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से ले सकते हैं, लाइक -1 ये ले लेते हैं, ठीक है, और इधर ऐसा ले लेते हैं कि जिसके थ्रू ये क्या हो जाए? -1, -2 और -3 ले लेते हैं, जिसके थ्रू ये सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एक आइगन वैल्यू इस ब्लॉक मैट्रिक्स के थ्रू देख सकते हैं, एक आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। और डी ऑप्शन के लिए, एम इज नॉट इनवर्टिबल इफ एम स्क्वायर -2m इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि एम स्क्वायर -2m इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो एम इनवर्टिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ एम स्क्वायर -2m इज इक्वल टू मतलब 0, मतलब एम इंटू एम -2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को क्या करेगा? मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या पॉसिबिलिटी? एक m-2 भी है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल अगर m-2 होगा तो ओनली आइगन वैल्यू 2 होगा। अब ओनली आइगन वैल्यू 2 होगा तो सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगे, और सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगे तो ये इसके प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉन जीरो आएगा। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? नॉन जीरो। तो इससे क्या होगा? एम इन्वर्टिबल होगा। तो बोल रहा है कि एम इज नॉट इन्वर्टिबल इफ दिस, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज V is a finite dimensional नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर C, T V टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जहां पे ये चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। रेंज ऑफ T इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ T। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ध्यान में रखना है, फॉल्स पूछा है। डायमेंशन ऑफ V इज इवन, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू, बोथ 0 and 1 आर आइगन वैल्यू ऑफ T, T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉल्स पूछा है। अब डायमेंशन ऑफ V क्या होता है? डायमेंशन ऑफ V नल स्पेस का डायमेंशन प्लस रेंज स्पेस का डायमेंशन होता है। अगर दोनों बराबर होगा, अगर ये एम है तो ये भी एम होगा, तो ये 2m आएगा, तो ये इवन नंबर आएगा, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है,
रैंक नलिटी थ्योरम से डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू नलिटी प्लस रैंक। तो रेंज टी और नल स्पेस टी बराबर है, इसका मतलब रैंक और नलिटी सेम है। ठीक है, तो ये इवन आएगा, करेक्ट है। जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू, टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये सारे ऑप्शन। इसको कैसे चेक करना है, तो यहां से अगर टीवी क्या है, टीवी क्या होता है, रेंज होता है। भी अगर टी भी से भी अगर मैपिंग है तो टीवी क्या होगा, रेंज होगा। यही इसका नल स्पेस है, नल स्पेस में यही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी ऑफ टीवी इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं कि नहीं। आप जानते हो कि नल स्पेस के एलिमेंट कर्नल के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे भेजता है, तो कर्नल का ही एलिमेंट है टीवी, क्योंकि रेंज और टी यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों सेम है। तो टी ऑफ टी भी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ओनली जीरो आइगन वैल्यू होगा, और टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो बी और डी भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो सी ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ जीरो एंड वन आर आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिंपल ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है गेट नेट में भी आता है। जैसे देख सकते हैं, तो टी आर फोर से आर एक्स में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। टी माइनस वन वन वन, ये आर फोर से बिलोंग करेगा, तो चार टप्पल का एलिमेंट होगा जो इस पे मैप कर रहा है। आर एक्स मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल कोफिशिएंट जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो ये है आर एक्स में बिलोंग कर रहा है। ये एक दिया हुआ है, एक एलिमेंट का इमेज दिया हुआ है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एक ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर इन दिस पूछ रहा है। ओके, तो इसमें क्या करना है, x4 का कॉफिशिएंट बताना है। तो इसका अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालिएगा तो x4 टर्म आएगा, उसका कॉफिशिएंट बता देना है। तो ये NAT का क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का क्वेश्चन भी गेट में आता है, उससे रिलेटेड है। तो इसको आपको कैसे करना है, सिंपली जो डाटा गिवन है, जो भी चीज़ गिवन है उसका यूज होगा, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता होगा आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू टाइप का होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। ट्रांसफॉर्मेशन है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी टी जेड प्लस डी टी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो जिसका वैल्यू निकालना है -3 5 6 6, इसको हम लोग इस तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए सपोज इसका कॉफिशिएंट है, ए बी सी ले लेते हैं कॉफिशिएंट, और उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। -1 1 1 1 प्लस बी इंटू 1 2 3 4 प्लस सी इंटू 2 -1 0। ओके, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू -3। ये टर्म वाइज इक्वेट होगा टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसके -3 से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक आ गया कंडीशन। सेकंड कंडीशन, a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 5, a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 6, और क्या आएगा एक और, a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन आ गया। इतने इसमें कितने अननोन है, 3 अननोन है, 4 इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करके एबीसी का आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कहीं भी कैलकुलेशन एरर। ओके, तो अब देखिए एबीसी का वैल्यू निकालना है। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू आ गया -d इज इक्वल टू -1, यानी b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो b का वैल्यू अगर 1 है तो a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया।
B1 A2 C का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। -2 +1 क्या हो जाएगा, 2C = -3 +2 -1, यहाँ से आ जाएगा -2, C का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो ABC वो ये आ गया। अब हम इधर अगर दोनों तरफ T लगा दे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ T हो जाएगा, यहाँ भी T हो जाएगा, यहाँ भी T हो जाएगा। अब ABC का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है, यहाँ से A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू 1 है। ठीक है, सॉरी C का वैल्यू -1 है। ओके, A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू -1 है, C का वैल्यू -1 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × x² + 2x4, B की वैल्यू 1, तो 1 × ये हो जाएगा 1 - x²। इससे मतलब है नहीं, सिर्फ x4 के कोफिशिएंट से मतलब है, -1 x³ - x4। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, x4 का कोफिशिएंट 4, x4 का कोफिशिएंट क्या आ गया 4 + 1, तो यहाँ से 5 आ गया, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन लोगों को डाउट होती है, वाइंडिंग नंबर का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का है। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये। आर्गुमेंट प्रिंसिपल का प्रॉपर आप थ्योरम रिजल्ट जानना चाहते हैं तो आप मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि fz एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है ना, ऐसा रहता है, समेशन होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट है। तो z - π/n इस टाइप का टर्म का प्रोडक्ट है। z बिलोंग्स टू गामा t क्या है, 2ti, t बिलोंग्स टू 0 to 2π। ठीक है, जो कंटूर जिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्या है, 2ti है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि 2ti का मतलब क्या हुआ कि 0 लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, पाई लेंगे तो ये 2π आ जाएगा, तो यानी पाई लेंगे तो एक राउंड पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2π लेने का मतलब ये 2 राउंड लगाया हुआ है, 0 के ये 2 राउंड है, एक राउंड ऐसे, फिर एक और राउंड है, 2 राउंड है, इसका मतलब ये हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, तो इसका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट प्लस, तो डेरिवेटिव है ऊपर में, नीचे fz है, fz एनालिटिक है, fz एनालिटिक है भी देख सकते हैं, नो पोल्स ओनली फैक्टर है ऊपर में, तो कोई भी पोल्स या सिंगुलरिटी नहीं है, तो एनालिटिक तो है ही। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू 2πi × n - p, जहाँ पे a नंबर ऑफ जीरो विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, p नंबर ऑफ पोल विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, या बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी लेना, इसके अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे z - n = 1 लेंगे तो क्या आएगा, z - पाई। ठीक है, फिर 2 लेंगे तो z - π/2, z - π/3। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उसके बाद आएगा z - π/4, उसके बाद समथिंग समथिंग। तो z - पाई क्या है, पाई जो है इसको जीरोज, इसके लिए जीरोज पाई के लिए आएगा, पाई जो है इसके बाहर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो पाई का वैल्यू 3.14 है, तो इस रीजन के बाहर है, ये कंटूर जिसके अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है उसके बाहर है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। π/2 है, तो π/2 भी 1 से बड़ा है, तो ये भी बाहर है। π/3 भी 1 से बड़ा है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14/3 करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, ये भी बाहर है। तो ये 3 फैक्टर जिसके थ्रू 0 हो रहा है, इसको छोड़ के जितने और टर्म बच रहे हैं उसके लिए ये इसके अनसाइड ही होगा, क्योंकि π/4 क्या होगा, 1 से छोटा होगा, π/5, तो ये 3 यानी 70 - 3 यानी कितना आया, 14 जीरोज आएंगे,
और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, हर एक जीरोस की π/4 है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 लेना होगा आपको, क्योंकि ये π/2 के अराउंड कितने राउंड लगा हुआ है, 2 राउंड लगा हुआ है। जैसे आप एक वाइंडिंग नंबर भी लगा सकते हैं, 2πi इंटू वाइंडिंग नंबर। वाइंडिंग नंबर क्या होता है कि उस जीरोस के राउंड कितने राउंड है, क्लोज कितने राउंड लगाया हुआ है, नंबर ऑफ क्लोज रीजन अराउंड दिस जीरोज। तो 2 राउंड है यहाँ 2ti, इससे हम लोग ने पता किया, और 0 से 2πt है, इससे पता चला कि 2 राउंड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2πi इंटू 2 इंटू 14 लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, πi इंटू 56 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, πi अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो πi में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 56 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। इस सिमिलर वे से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक गामा टी जो क्लोज कंट्रोल जिसके अराउंड इंटीग्रेशन हो रहा है वो इस तरह से रीजन है, हाफ ई 3π 0 से 2t का वैल्यू है 3πti समथिंग होगा। जैसे ये कितने जीरो के अराउंड ये कितना लूप होगा, नंबर ऑफ लूप इसका देख सकते हैं। 2 लेने पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 होगा, 1 2 3 लूप होगा, 3 लूप। ओके, गामा टी अगर 0 से 2 लेते हैं तो, और 3πit है तो ये 3 लूप होगा, यानी इसके जो भी अंदर में जीरोज होंगे या पोल होंगे उसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन पे, ये रीजन है, तो ये रीजन गामा ये रीजन है और ये इंटीग्रेशन गिवन है, तो इसका आपको अगर निकालना है वैल्यू तो आपको लगाना होगा रेसिड्यू थ्योरम। जैसे कि इस पे पोल मिलेगा, जीरोज इस रीजन के अंदर में है और 0 पे ही क्या है, ये एनालिटिक नहीं होगा, 0 सिंगुलरिटी हो गया। 0 का ऑर्डर ऑफ जीरोज क्या है, सॉरी ऑर्डर ऑफ 0 पोल पे, ऑर्डर ऑफ पोल एट जीरोज क्या है ये देखना होगा। 3 ऑर्डर का पोल होगा एक्चुअली, क्योंकि एक पोल यहाँ से भी मिलेगा, 0 पुट करते हैं तो 1 होगा, ये इसके थ्रू 2 और इसके थ्रू 1, तो 3 ऑर्डर का पोल है एट z इज इक्वल टू 0 पे। तो आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ से रेसिड्यू निकालना होगा z इज इक्वल टू 0 पे, और 2πi इंटू रेसिड्यू करना होगा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए एज रेसिड्यू थ्योरम। तो ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, तो कॉन्सेप्ट जैसे यूज करता हूँ, तो आपको क्या करना है, ये निकालना है। तो क्या होता है, एम ऑर्डर का पोल होता है तो रेसिड्यू का फॉर्मूला वो लगाते हैं, तो 3 ऑर्डर का पोल है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर जेड क्यू इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको निकालना है बस, और लिमिट जेड टेंस टू 0 लेना है, इसकी वैल्यू निकाल के 2πi से मल्टीप्लाई कर देना। साथ में एक चीज ध्यान में रखना है कि उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 राउंड ले रहा है तो ना क्वांटिटी मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इसके वैल्यू निकालते हैं, तो ये जेड आएगा। ओके, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट सबसे पहले करते हैं, ई टू द पावर जेड माइनस 1 माइनस जेड ई टू द पावर जेड अपॉन ई टू द पावर जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी क्या हो रहा है, लिमिट, ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट इसको करना है, तो करते हैं ई टू द पावर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर जेड माइनस जेड ई जेड माइनस ई टू द पावर जेड माइनस 2 EZ माइन प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालिएगा जेड टेंस टू 0 पे और साथ में 1/2 करके, तो इसकी वैल्यू 1/12 आएगा। अब इसको
अगर 0/0 आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के 1/12 इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 1/12 इंटू 2πi इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 राउंड लगा रहा है ना ये रीजन, मैंने बताया 3 लूप, इससे पता करना है कितने लूप हो रहे हैं। तो 0 के अराउंड 3 लूप है ये रीजन, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू पाई आई। तो यहाँ से पाई आई में कितने से मल्टीप्लाई, 1/2 से, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैं फास्टली यहाँ पे कर दिया, ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो थैंक यू फ्रेंड्स।